हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक्स असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम 2022 का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, जिसमें आपको जीके के 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके अलावा मैथ में जो तीनों डीआई पूछे गए थे वो डीआई आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो तो उसे मैनेज कर लेना, माइक थोड़ा सा खराब हो गया है। बाकी आपको जो भी कंटेंट मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार है और बिल्कुल रियल एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर था फेडरल बैंक। फिर इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किस बैंक के साथ में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था कि सीवीडीसी में डी का फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होकर सीवीडीसी को सीवीडीटी समझ लिए और यहाँ पर डी का फुल फॉर्म कुछ और लगाकर चले आए हैं, लेकिन एक्चुअली में सीवीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और यहाँ पर जो डी है इसका मतलब डिजिटल होता है। यही आपका पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि आईसीसी के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं दूसरी बार। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्रेग बार्सली को आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी ने किसके साथ में कुछ सिग्नेचर किया है या फिर कुछ समझौता वगैरह किया है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों यूएनडीपी। इसके अलावा आपके यूनेस्को दिए गए थे, डब्ल्यूएचओ वगैरह यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट वोमेन टू बी अ चेयरमैन एंड लीडर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अरुंधति भट्टाचार्य है ना, ये नाम दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि वे किस बैंक की पहली महिला चेयरमैन बनी हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो आरटीजीएस होता है इसमें मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आरटीजीएस में मिनिमम जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो आपका 2 लाख का होता है। इसके बाद एक आपका बेतला नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था कि यह नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का झारखंड राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इंडिया सबसे पहली बार मोटो जीपी कब होस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है 2023 में पहली बार इंडिया मोटो जीपी होस्ट करने जा रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पंचामृत और ग्राम सेवा ऐसे करके एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैंने कल ही अड्डा 247 के हिंदी रिव्यू में पढ़ा था क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि यह किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों एसबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों जिसमें आपके स्टेट के नाम दे दिए गए थे। तो यहाँ पर स्टेट में आपके हरियाणा था, इसके अलावा और भी 4 स्टेट ऐसे थे और 5वां ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर याद होगा तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि यही वाला क्वेश्चन में यह स्टेट पूछा गया था या फिर एक क्वेश्चन आपका अलग पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑस्बोर्न स्मिथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पहला शेरपा समिट कब होगा, कहाँ पर होने वाला है। इसे दोस्तों मैंने उदयपुर मारा था, पढ़ा भी था मैंने, लेकिन सबसे लास्ट में पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया कि उदयपुर से हटाकर मैंने इसे उत्तराखंड कर दिया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका उदयपुर होगा। फिर इसके बाद एक आईबीआरडी एक बैंक का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पर है। तो दोस्तों यह जो आपकी मंदिर है महाकालेश्वर भगवान शिव के समर्पित हुई मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद एक आपका आया था मेट्रोलॉजिकल डे। एक्चुअली में मेट्रोलॉजिकल डे ही है या फिर एम से स्टार्ट होने वाला कोई और वर्ड था, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एक बार कमेंट करके कंफर्म करना अगर मेट्रोलॉजिकल डे आया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20 मई को। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यह भी मैंने कल रात में ही पढ़ा था। इब्राहिम अनवर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सॉरी, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का मलेशिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इब्राहिम अनवर। फिर इसके बाद पूछा गया था कि आईबीडीसी का पहला केंद्र कहाँ पर खुला है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों फरीदाबाद। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने हैदराबाद ऑप्शन टिक आउट करके आया है। मैं जब रास्ते में लौट रहा था तो सारे लोगों के साथ डिस्कशन चल रही थी, वहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्च। देखिए जो रॉकेट लॉन्च होता है ना, अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसका नाम है विक्रम एस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं लेकिन आंसर याद था, इसलिए मैंने आंसर सर्च करके आपको ले दिया। हाल ही फिलहाल में नवंबर 2022 में शायद लॉन्च किया गया था। तो यह जो रॉकेट लॉन्च किया गया था इसका नाम था विक्रम एक्स।
इसके बाद दोस्तों एक आपका टैक्स 2.0 करके आया था और यहाँ पर बैंक का नाम पूछा गया था। मैंने यह भी पढ़ा था परसों, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया था और आंसर भी मुझे नहीं याद आ पा रहा। जैसे ये क्वेश्चन मिलता है तो इसका सोल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक आया था डीप ग्रेस, एक खिलाड़ी का नाम था जो कि इंडियन खिलाड़ी हैं। वे किस खेल से संबंध रखते हैं? दोस्तों ये जो डीप ग्रेस हैं वे संबंध रखते हैं हॉकी से, वे एक हॉकी प्लेयर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नीरज चोपड़ा को किस देश ने टूरिज्म के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के द्वारा ही नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वहाँ की टूरिज्म का। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है यह किसके साथ शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था नीति आयोग के साथ और कब हुआ था? 2017 में। इसके बाद एक आपका मौना लोआ वोल्केनो पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो मौना लोआ वोल्केनो है ना यह अवस्थित है आपकी हवाई द्वीप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आया था बुक माई शो किस बैंक के साथ पार्टनर किया है? अब एक्चुअली मुझे यहाँ पर इसका आंसर याद नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन का HDFC आंसर लगाया है। आप एक बार कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कंफ्यूजन में गलती कर दिया था। नाबार्ड का 1982 मुझे अच्छे से याद था और पता नहीं लास्ट में जब ज़्यादा टाइम बचा हो रहा जाता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज होकर कभी कभी गलती कर ही देती हो। यहाँ पर मैंने 1976 कर दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 1982 ही होगा। नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुई थी। फिर आपका है अगला क्वेश्चन ऑस्कर बेस्ट फिल्म। यह भी दोस्तों मैंने जब IPS PO का मेंस का तैयारी किया था तो उसमें पढ़ा था और आरबी क्लर्क का मेंस के टाइम पर मैंने पढ़ा था और फिर से यहाँ पर मैंने कोडा लगाने के बाद इसे हटा करके दूसरे मूवी को यहाँ पर टिक आउट कर दिया था। तो ऑस्कर के लिए जो बेस्ट फिल्म मिला है वो आपका कोडा को मिला है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि महिंद्रा फाइनेंस ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया है और एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह जो हस्ताक्षर है यह हुआ था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में। तो ये थे दोस्तों आपके टोटल 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें से 28 मैंने आपको एग्जैक्ट करवा दिया। बाकी के 4-5 क्वेश्चंस मैंने जो लिख कर लाया है वो मुझे अच्छे से पता नहीं चल पा रहा। वो क्वेश्चन जैसे ही मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के और भी आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना ताकि बाकी सारे कैंडिडेट को मैच करने में आसानी हो जाए। 10 क्वेश्चन आपके लास्ट के कंप्यूटर अवेयरनेस के थे। तो चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पावर पॉइंट में Ctrl+Q का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम Ctrl+Q शॉर्टकट क्यू का यूज करते हैं। फिर इसके बाद एक वर्म का फुल फॉर्म आया था, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों राइट वंस रीड मेनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? राइट वंस रीड मेनी। इसके बाद एक आया था दोस्तों कि जो MS एक्सेल का जो वर्कशीट है ना उसे एक बार में कितने यूजर यूज कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ था और क्या ऑप्शन में था 32, 256 ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट है? तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर दिया गया था ना .txt था, .वीडियो का कोई फॉर्मेट था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर वो आपका .gif था। फिर एक आया था दोस्तों कि टेक्स्ट से किसी चीज़ को हम अगर स्टिकर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पर इसे डिडलिंग शॉर्ट टिक आउट करके आया है, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि MS वर्ड में जो इंसर्ट का जो मेनू है ना उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया रहता? तो देखिए इंसर्ट में आपका हाइपर लिंक आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, इसके अलावा बाकी के 2 ऑप्शन इसमें आ रहे थे। एक जो नहीं आ रहा था ना वो मुझे लगता है कि स्टाइल दिया गया था, शायद वही आपका नहीं आएगा। बाकी के जो 4 ऑप्शन इंसर्ट में आते हैं ना बिल्कुल क्लियर वे में दिए गए थे, चार्ट था प्लस शेप था। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपकी इंसर्ट के अंदर ही आती है, केवल शायद स्टाइल ही एक ऐसा ऑप्शन था जो कि आपके इंसर्ट सेक्शन में नहीं रहता। फिर एक बात पूछा गया था दोस्तों कि 5th जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए डार्क बुक। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पावर पॉइंट के 2 क्वेश्चन इधर एंड 5 क्वेश्चन इधर टोटल 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के 3 क्वेश्चंस भी अगर मुझे मिलते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका मैथ्स का पूछा गया था ना, एक डबल पाई चार्ट वाला, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दोस्तों की एक पॉपुलेशन दिया गया था मेल और फीमेल का, जिसका परसेंटेज था A 10%, B 20%, C 40% एंड D 30%। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर 3 लाख था और यहाँ पर मेल दे दिया गया था दोस्तों। और एक्चुअली मेल निकालने के बाद जो आपका पॉपुलेशन आ रहा था ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 27,000, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा था आपका 54,000, ये भी आपका परसेंटेज में ही दिया गया था लेकिन परसेंटेज मुझे याद नहीं है। फिर आपका यहाँ पर आ रहा था 36,000 और फिर आपका यहाँ पर आ रहा था 63,000, यानी टोटल ये आ रहा था आपका 1,80,000। तो आपका जो बचा हुआ रह जाएगा फीमेल पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो फीमेल पॉपुलेशन है ना वो आपका डायरेक्ट दे दिया गया था डेटा में, आपको उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करना था।
तो ये आपका सिंपल सा एक डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन था और इस पर बेस्ड जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो भी बहुत ही ईजी लेवल के थे। इसके अलावा दोस्तों एक जो कैसलेट डीआई है वो तो मैंने आपको इससे पहले जब एनालिसिस का वीडियो करवाया तो उसमें भी बताया था। जिन लोगों ने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है आप कैसलेट डीआई देख लो। इसमें आपके 3 सर्वर थे, सर्वर ए, सर्वर वी एंड सर्वर सी। सर्वर ए में दोस्तों टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का रेशियो 5:3 था। सर्वर वी में इनकमिंग कॉल 300 एंड टोटल आउटगोइंग कॉल 30% ज़्यादा था ए के आउटगोइंग कॉल से। और सर्वर सी में इनकमिंग कॉल 30% कम था, आउटगोइंग कॉल किसका, सी का, और आउटगोइंग टोटल सी में 700 था। जबकि दोस्तों टोटल जो आउटगोइंग है ए बी सी मिलाकर 1390 है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या डेटा आया था वो मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ, जिससे कि आप लोग मैच कर लो आपका भी यही डेटा आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था। सबसे पहले सर्वर ए की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 500 और 300 हो जाएंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सर्वर वी की। तो सर्वर वी में देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है। सर्वर वी में आपका जो आएगा दोस्तों वो आपका हो जाता कितना, इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल 420 और आपका 390 आ रहा था। एक्चुअली में यहाँ पर 300 दिया गया था या नहीं दिया गया था ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो डेटा आ रहा था ना वही निकल कर आ रहा था। फिर इसके बाद दिया गया था दोस्तों आपका कि 490 एंड 700, ये कहाँ आ रहा था आपका, सर्वर सी में आ रहा था। तो सी में 700 तो दिया गया था, 700 का अगर 30% कम है यानी कि 70% आप निकालोगे तो एग्जैक्टली निकल कर आ रहा था 490 इसका। फिर अगर बात करें इसमें तो देखिए सी आपका इनकमिंग कितना है 300 है और आउटगोइंग क्या कहा है कि 30% ज़्यादा है ए के आउटगोइंग से। तो ए का आउटगोइंग 300 है, इसका 30% ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका 30% ज़्यादा 90 हो जाएगा, यानी कि आपका 390 हो जाता है। तो सेकंड वाला जो वैल्यू था दोस्तों इसमें आपका 300 और 390 ही आ रहा था। इस तरह से आपका टोटल आउटगोइंग हो जाता, टोटल इनकमिंग निकल जाता और फिर उसी पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो आपका डीआई पूछा गया था दोस्तों वो आपका था, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था ना, 3 आपके टेबल थे। एक ऐसे टेबल था इस प्रकार से दिया हुआ जिसमें आपके पहले वाले बॉक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर आपके मार्केट प्राइस था और यहाँ पर आपके सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये आपका था 800, इसके नीचे वाला कॉस्ट प्राइस था 750, इसके नीचे वाला का कॉस्ट प्राइस था 900, फिर इसी प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया था 1200 और फिर इसके बाद नीचे दिया गया था 600। ये था दोस्तों आपका 5 कॉस्ट प्राइस। अगर बात करें एमपी की तो एमपी इसका जो है ना वो 20% लेस है, ठीक है, किससे, इसके सीपी से। इसका एमपी क्या हो जाएगा 750, 25%। सॉरी एक्चुअली एक मिनट यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली में यहाँ पर एमपी ना देकर प्रॉफिट दिया गया था। अब कहा क्या गया था ना कि पहला जो ऑब्जेक्ट है ए इसे 20% लॉस पर बेचा जाता है, तब हम यहाँ पर एसपी निकाल सकते थे इसका 20% लॉस निकाल के। बी जो है वो यहाँ पर क्या सेल कर रहा है 30% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। सी हमारा 25% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। डी हमारा 10% लॉस पर सेल कर रहा है और ई हमारा जो है वो आपका 15% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी का एसपी निकाल लेते। एसपी निकालने के बाद आपके सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी किसी क्वेश्चन में आपके एक मार्केट प्राइस एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करके भी क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना दिया गया था। तो ये था दोस्तों आपका एग्जैक्ट तीनों डेटा यहाँ पर डीआई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका जो हाइट बेस्ड था ना अरेंजमेंट करने का 6 लोगों का, इसका अरेंजमेंट मुझे याद है तो अरेंजमेंट मैं आपको करवा देता हूँ। पहले नंबर पर ई आएगा, फिर यहाँ पर डी आएगा, फिर वी, फिर सी, फिर ए और फिर यहाँ पर एफ आएगा। ए का 192 सेंटीमीटर दिया गया था और बाकी के यहाँ पर आपसे पूछे गए थे कि बाकी का वैल्यू क्या आएगा। एक क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों कि इसका 182 होगा, तो बताइए कि सी का प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा था 187 या फिर 189, ऐसे ही कुछ इसका आंसर आ रहा था। इस तरह के दोस्तों आपके सिंपल से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। सो गाइज ओवरऑल आपका पेपर यही था। मैंने आज से इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट रिव्यू दे दिया है कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और इस वीडियो में मैंने आपके जीके के टोटल क्वेश्चंस प्लस डीआई के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो अगर आपको यह एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और दोस्तों इसी तरह की बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे एनालिसिस देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।